नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा और आज हमारे साथ शो पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पत्रकार जो कि सीधा पश्चिम बंगाल से आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। स्वागत करिए अभिषेक सिन्हा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद पहली बार शो पे आने के लिए आज। थैंक यू सो मच तरुण। कैसा लग रहा है आज आपको कलिंगा वर्ल्ड वाइड के ठंडे स्टूडियो के अंदर आके? बहुत एकदम चिल्ड सब कुछ बहुत अच्छा बिल्कुल लग रहा है। चिल क्योंकि आप पत्रकार हैं, फील्ड में रहते हैं, थोड़ा गर्मी का माहौल होता होगा बाहर, तो पॉलिटिक्स वगैरह का और खास करके पश्चिम बंगाल में तो मचा ही रहता है। बिल्कुल तरुण, आपने सही बात कही कि पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक हमेशा सरगर्मी पर रहती है। चाहे आप कुछ भी बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल से सटे, चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए, वहां पे भी कुछ होता है तो पश्चिम बंगाल में कुछ उसका असर जो है तुरंत नजर आ और जाता है। बांग्लादेश के अंदर तो बहुत बड़ा कांड हुआ है। उस पर क्या लग क्या रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से समय मूड है देखने के बाद जो बांग्लादेश में हुआ है उसको? बांग्लादेश की बात तो तरुण आप भी देखिए, आपको भी पता है, तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। तो अब आप सोचिए कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। और हमेशा भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बन रहे हमेशा से, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है कह सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है दोनों देशों के बीच में। पर तख्ता पलट की बात ही क्या की जाए तरुण जी, आपने भी देखा खबरों में किस तरीके से अभी वहाँ पर खासकर एक कम्युनिटी, यानी कि हम कह सकते हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही है। किस तरीके से हम कहें तो वहाँ पर हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं कि इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगते हैं। वहां पर जो पर चल अब रहा है बांग्लादेश में आप देखिए तरुण, इस वक्त क्या स्थिति है। वही चीज़ है। तो बांग्लादेश में देखो, जो मेरे को समझ में आया पूरे के पूरे मुद्दे से जो वहाँ पर हुआ वो यही था कि हमेशा से जहाँ पर भी लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट और इस तरह की जो कुछ प्रजातियाँ होती हैं, जब वो वहाँ पर प्रकोप मचाती हैं तो वहाँ पर एक ही आउटकम होता है और वो है तख्ता पलट। और भारत के अंदर ही मैंने देखा है कि बहुत समय से जो है लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट, और लेफ्टिस्ट को मैं एक बार फिर भी कहूँगा कि चलो वो इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, ठीक है, बट कम्युनिस्ट जो मेंटेलिटी है वो भारत में भी है और भारत के कॉलेज में फैल रही है। सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि जो पूरा का पूरा तमाशा वहाँ शुरू हुआ वो इस वजह से शुरू नहीं हुआ कि वहाँ पर लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ। ये सारा का सारा ड्रामा कॉलेज से शुरू हुआ। बिल्कुल, कॉलेज के बच्चों ने शुरू किया, जिससे कि वहाँ की एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी थी वो इतने सालों से उनको वहाँ से भाग के भारत आना पड़ा शरण लेने के लिए, जिसको कि बोलते हैं इस्लामिक देश की हम जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी ईरान ने बोला था। बिल्कुल। और तो ठीक है, हम नहीं है, तुम ले लेते भाई। तुमने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? तुमने क्यों नहीं लिया? तुम ले लेते। तुम में इतना चुल था, तुम बुला लेते। हमने दिया आखिरी में आके पना उन लोगों को। तो वही चीज़ है। अभी भी शेख हसीना भारत में ही है। अभी भी शेख हसीना भारत में ही है। अब आप देख लो, अब दिल्ली में कहीं दिल्ली में छिपी हुई है, जहाँ तक मेरे को कहीं भी है। वही तो अब क्या ही तरुण भाई, अब इस पे आपसे चर्चा करें। बांग्लादेश की आपने इतनी सारी बातें कह दी। तख्ता पलट के साथ तरुण देखिए कि पश्चिम बंगाल की बात करें, आपने लेफ्टिस्ट की बात की, कम्युनिस्ट की भी बात की, तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 35 साल तक लेफ्टिस्ट की ही सरकार थी, यानी कि सीपीआईएम वामपंथी की सरकार थी। तो वहां पर भी आप लोगों की माइंडसेट को देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लेफ्टिस्ट खराब है, गलत है, लेफ्टिस्ट सोच वाले सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो किसी भी किसी भी तरफ जाए। पर बांग्लादेश की बात तरुण की जाए तो बहुत सारे अभी बातें खुलकर सामने आए। अपनी स्टूडेंट की भी बात की तो किस तरीके से ये सारा अगर हम देखें तो इसका जड़ जो है वो कॉलेज के छात्र छात्राएं थे, क्योंकि वहीं से जो है ये सारा मामला शुरू हुआ। रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन उन्हीं लोगों ने सबसे पहले शुरू किया, जो भी सारी बातें थी। पर देखिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिन्हें कोई भीख भी नहीं देता, क्या कहोगे इसके बारे में? वो कहते हैं कि भारत में जो है लोकतंत्र ही नहीं है। उनके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? पाकिस्तानियों को तो मैं साफ बोलता हूँ, मैं कैमरे के जरिए बोलना चाहता हूँ, भाई पाकिस्तानियों, देख तुम्हारा हाल ना पता क्या है, तुम हो गलीच, ठीक है, तुम्हारा दूसरा नाम होना चाहिए गलीचिस्तान, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे का, नाम आया तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, जहाँ पर की हज है, ठीक है, मुसलमानों का जो हज, जहाँ पे जो उनकी सबसे होलीएस्ट साइट मक्का मदीना जो है, वहाँ पर हर साल जो है लोग जाते हैं। वहाँ पे जितने मुसलमान लोग हैं अपनी
प्रार्थना श्रद्धा के लिए वहाँ जाते हैं। पाकिस्तान ने भी क्या गेम कराया, जितने पाकिस्तान में भिखारी हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा कर के हवाई जहाज में डाल के वन वे टिकट भेज दे रहा है उनको सऊदी में कि जाओ, ठीक है, आने के भी नहीं दे रहे, आने की टिकट नहीं दे रहे हैं। और अभी सऊदी के सरकार को आके वहां पे बोलना पड़ा है पाकिस्तान को कि हरामजादों भिखारी मत भेजो यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे बंदे आके यहाँ पर जो है हज के नाम पे सड़क पे बैठ के भीख मांग रहे हैं सऊदी में। और हम लोग मतलब खुद सोचो ना, सऊदी है कौन सा तेल वाला देश, ठीक और है। ये भी तरुण आप देखिए, लोकतंत्र की बात की, डेमोक्रेटिक की बात की, पर जितनी हमें भी जानकारी है, खैर हम कभी मक्का मदीना तो गए नहीं है, पर जितनी हमें जानकारी है, जितने खबरों में चलते रहते हैं कि कुछ किलोमीटर तक वहां पर गैर मुस्लिमों की एंट्री तक नहीं है। ये मैंने भी सुना है, ये मैंने भी तो वहां पर किस तरीके के फिर ये डेमोक्रेटिक, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो भारत का कोई शायद ऐसा मंदिर मस्जिद गिरजाघर चाहे जो भी हो, किसी भी कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर हमने ये नहीं देखा है कि वहां पर नन हिंदू नहीं आएंगे या नन मुस्लिम नहीं आएंगे या नन क्रिश्चियन नहीं आएंगे। तो ये किस तरीके की फिर डेमोक्रेटिक की बात करते हैं? हाँ, तो वही चीज़ है कि देखो बांग्लादेश, पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो चीज़ है बांग्लादेश के बारे में वो ये है, जो बांग्लादेश आज हिंदुओं को भगा रहा है, मार रहा है, वहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उस बांग्लादेश को समझना चाहिए कि भाई तुम भारत से पैदा हुए हो, बिल्कुल, हमने पैदा किया है तुम्हें, तुम गुलाम थे पाकिस्तान के, ठीक है, वो तुम्हें खाना तक नहीं भेजते थे, पीने का पानी तक नहीं देते तो थे। फिर भारत के पोते हुए एक तरीके से, पोते हुए, हाँ, तो पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल, ये और बढ़िया बात है कि भाई वो तो बेटा भी नहीं, बेटा तो पाकिस्तान है, ये पोता है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। और पोता दादा को कह रहा है कि भैया अब हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। बेटा हम दादा हैं अभी भी, और दादा अपनी दादागिरी पे उतर आया ना, तो बंगाल से निकाल के वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद दूसरा दक्षिण बंगाल बना देंगे, वहीं पर ही बांग्लादेश नहीं बचेगा फिर। तो इनको बात समझ में आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल को और बढ़ा देंगे, भाई पूरा बड़ा बना देंगे हम, उसमें से 2 हिस्से कर देंगे कि भाई ठीक है, ये इतना वाला इसको दक्षिण बना दो, इसको जो है नॉर्थ, 4 हिस्से में बांट दो ना, एक ही हिस्सा क्यों? नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, साउथ बंगाल, 4 होगा भाई, मस्त बांग्लादेश का नाम। और तरुण आपने अभी बात की कि अलग हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो नॉर्थ बंगाल का, उत्तर बंगाल का जो सेक्शन है, जो उस साइड का है, कुछ बिहार टू मालदा, अच्छा, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है लगातार अलग स्टेट की डिमांड की मांग हमेशा उठती रहती है। अच्छा। लगभग 2007 या 10 के करीब, एक्चुअली मैं डेट और ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग मांग की मुद्दों में तकरीबन कई 100 लोग जो है उसमें मारे गए थे। पुलिस की ओपन वहां पर गोलियां चल रही थी, प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे। तो वहां पर जो अलग डिमांड है ना, अलग स्टेट की डिमांड, वो हमेशा होते आ रही है। गोरखालैंड को लेकर एक अलग चलती रहती है। फिर वहां पर एक कामतापुर पीपल्स पार्टी है, वो कहते हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो वहां पर ये सब का, तो ये जो नॉर्थ वाला आप बता रहे हो बेसिकली वो वाला पार्ट है जहाँ दार्जिलिंग वगैरह आते हैं, सिलीगुड़ी चिकन नेक, समझ गया मैं, सिलीगुड़ी चिकन नेक वाला। तो बट तो आपको क्या लगता है, देना चाहिए, वो एक अलग स्टेट होना चाहिए कि उसे बंगाल का हिस्सा होना चाहिए? बांग्लादेश को नहीं, वो जो पार्ट ऑफ नॉर्थ वाला जो कह रहे हो, हाँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ? तरुण मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस पे बहुत सारे, इस पर अगर हम देखें ना, गौर करें, तो इस पर भारत की राजनीति का भी बहुत गहरा असर है उसमें। अच्छा। क्योंकि अगर हम दार्जिलिंग, स्पेशली अगर दार्जिलिंग की बात करें, तो दार्जिलिंग लोकसभा है एक, दार्जिलिंग विधानसभा सीट भी है। दार्जिलिंग जिले में तकरीबन 6 या 7 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 साल से दार्जिलिंग में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा में, वो जीतते आ रहे हैं। और वहाँ पर पिछले 2 बार से दार्जिलिंग के विधायक भी भाजपा के हैं। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग लोकसभा में विधानसभा 2021 का जो विधानसभा हुआ था, उसमें सारे के सारे बीजेपी ने एक तरफा जीत लिया था उस सभी सीटों पर। तो वहाँ बेसिकली भाजपा वाली लहर अभी है, वो भाजपा वाली लहर है। और अलग स्टेट की आपने बात की कि इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आपको बता दूं तरुण, देखिए पश्चिम बंगाल आपने कहा कि हमेशा सुर्खियों में रहता है, और खासकर अपनी राजनीतिक सरगर्मी के कारण। एक्चुअली क्या है, पश्चिम बंगाल 2 पार्ट में हम कह सकते हैं, एक नॉर्थ बंगाल और एक साउथ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल क्या है, वो मालदा कुछ बिहार से शुरू होती है और मालदा पर आकर खत्म होती है। 8 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल में पड़ते हैं और बाकी सारे साउथ बंगाल में हो जाते हैं। तो
वहाँ पर क्या है कि देखिए हमेशा से एक तरीके से हम कहें तो चाहे डेवलपमेंट की बात करें या फिर किसी भी हम चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी भी आती है उसकी भी हम बात करें तो वो बहुत बाद में वहाँ पर पहुँचता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर हमेशा से ये रहती है कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ बंगाल में खासकर होता क्या है, मुख्यमंत्री भी देखें तो जो स्टेट जो चलाते हैं, राज्य के जो मुखिया होते हैं वो भी अधिकतर जो है वो साउथ बंगाल से ही बनते हैं। नॉर्थ को हमेशा एक तरफ हम कहें तो हमेशा से इसको एक पीछे की ओर ही धकेला गया है। खैर अभी अब जाकर जो है कुछ वहाँ पर सुधार हुआ बात है करें तो थोड़ी हल्की फुल्की अब सुधार, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब लोग भी यहाँ काफ़ी अब जागरूक हो रहे हैं तो वो अब खुद ही जो है वहाँ पर डिपेंड हो रहा है। और अलग स्टेट की बात करें तो देखिए वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। कई बार पार्लियामेंट विधानसभा हर जगह इसमें बातें उठती रहती हैं। और वहाँ पर क्या है ना कि तरुण देखिए पहाड़ की जो वहाँ की राजनीतिक है ना, बहुत गहरी राजनीतिक है, उसको समझने के लिए काफ़ी समय और वक्त लगेगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर इस तरीके के भी सिचुएशन हुए हैं, उस समय भी वोटिंग हुई है जहाँ पर एक ही झंडे के सामने दोनों पार्टी के एक ही सिंबल पे, यानी कि दोनों अलग अलग पार्टी थे पर सिंबल एक था, और उसमें भी वो चुनाव हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी काफ़ी। और वहाँ पर क्या है ना कि सिलीगुड़ी की बात करें या चिकन नेक की, तो वहाँ पर हमेशा से मतलब देखा गया है कि जातिवादी वहाँ पर होती रहती है कि और यहाँ पर खैर हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम चाहे वो बात कर ले दार्जिलिंग के पहाड़ों या उत्तराखंड के पहाड़ों, आप भी कई बार नैनीताल के इधर घूमने गए होंगे, या उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी एरिया या हिमाचल के पहाड़ी एरिया, तो हम उन्हें कोई और ही नज़र से देखते हैं। कहीं जैसे मान के रखे कि कोई बाहर से आया है, जैसे कोई सिलीगुड़ी से कोई नेपाली भाई बहन जो है वो दिल्ली या नोएडा या कहीं आए तो उनसे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेपाल से आए हो क्या। तो मतलब ये थोड़ा सा एक अलग सेंटिमेंट का बना रहता है। आप पहाड़ पर जाओगे तो उन्हें फिर अलग ही एक तरीके से देखा जाता है, बहुत लोग उन्हें चिढ़ाते भी हैं। इसको लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये सारी खैर बातें वहाँ पर है, इसलिए वो लोग एक अपनी अलग डिमांड चाहते हैं कि हमारी सब कुछ ही अलग चले, हमारी सरकार भी अलग चले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग हो। मतलब एक तरीके से वो लोग अपने फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर देश की तरफ चला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन देश मतलब जो राज्य के हाथ में हो सकते हैं, जितने राज्य को पावर है मतलब उस हिसाब से वो कर सकते हैं। समझ गया। तो सही बात है। देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ठीक है, वो भले ही कास्ट डिविजन्स रहे हों या रिलीजियस डिविजन्स रहे हों। अब तो रिलीजियस डिविजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कास्ट से, बिल्कुल, क्योंकि अब सबसे किसी से छिपा नहीं है आज की डेट में कि वेस्ट बंगाल से जो बांग्लादेश से जो है वो वेस्ट बंगाल के थ्रू होते हुए रोहिंग्या भारत में आ रहे हैं। मैंने जो स्टडी करी थी बांग्लादेश की, सिर्फ अगर मैं बताऊं रोहिंग्यास की, म्यांमार से उन्होंने बांग्लादेश में क्रॉस किया है, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर क्रॉस करने के बाद बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर कोई एक शहर है, मेरे को शहर का नाम याद नहीं आ रहा। उस शहर के अंदर ये कहा जाता है कि इस समय 90% सिर्फ बांग्लादेश के अंदर है ये, वहाँ पे 90% उस शहर के, वो शहर भी नहीं है, गांव ही है, कस्बा ही है एक तरीके से, उसके अंदर 90% इस समय रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। और वो सिर्फ एक ही चीज़ उनका काम है, जो कि उनको वहाँ पे बांग्लादेश की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी, अब तो और नहीं करेगी, अब तो और नहीं करेगी, अब तो उनको और मार मार के भगाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बांग्लादेश और भारत के बीच, बंगाल के बीच में जो ऐसे कुछ बॉर्डर, ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पर कि आपके BSF जवान या कोई बॉर्डर नहीं होता या फिर कोई लाइनें नहीं होती, वो वहाँ से घुस के भारत में आ रहे हैं। बिल्कुल तरुण, आपने जब ये बात उठाई दी है तो अब मैं भी इस पर बोल ही देता हूँ। मैं नहीं सोच रहा था, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें होती है जो सिक्योरिटी को लेकर भी होती है, तो बहुत सारी ऐसे खैर किस्से कहानी मैंने वहाँ खुद जाकर देखा, बहुत बार देखा। और ऐसे कई लोग जो है, आपने सही बात कही कि मतलब तारों के नीचे से हम कह सकते हैं एक तरीके से आते हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से बहला फुसला कर, जैसे भी, तो ये चलता रहता। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह से मैं आता हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, चिकन नेक भी कहा जाता है, तो एक्चुअली क्या है, सिलीगुड़ी जो है वो 2 जिलों में बटा हुआ है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में। अच्छा। और सिलीगुड़ी नगर निगम एक बोर्ड है। तो वहां पर क्या है कि मैं आपको बता दूं, जो सिलीगुड़ी का जो एरिया है, जो सिलीगुड़ी नगर निगम है, नगर निगम का इलाका,
14 वार्ड जलपाईगुड़ी में हो जाते हैं और बाकी सारे दार्जिलिंग में आते हैं। टोटल 47 वार्ड है इस वक्त सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो चलिए ये खैर थोड़ी ज़्यादा जानकारी हो गई ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर 4 इंटरनेशनल बॉर्डर है। अच्छा। और ये 4 इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का एक लौता ऐसा जिला है जहां से 4 इंटरनेशनल बॉर्डर घिरे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी से भी काफ़ी वो एक अहम हिस्सा है। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर को हम देखते हैं, जम्मू को देखते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पर चाइना की तरफ बात कर ले, जो बार बार इंडिया को धमकाते रहते हैं, वो क्या बोले इस पर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एरिया, क्योंकि पहाड़ की तरफ देखिए, हिल्स की तरफ, तो वहाँ पर एक तरफ चाइना और एक तरफ भूटान है। और तो प्लेन की तरफ यहाँ नीचे आए तो बांग्लादेश और नेपाल जो है, इसके 4 इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो अब आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश की, देखिए सबसे पहले बता दूं तो सिलीगुड़ी से ही तकरीबन, आप सिलीगुड़ी शहर से पकड़ लीजिए, 20 से 25 मिनट का रास्ता है सिर्फ बांग्लादेश। अच्छा। सिर्फ मात्र 20 से 25 मिनट, जो फुल बॉडी बॉर्डर एक है सिलीगुड़ी शहर से थोड़ी अंदर। मतलब मैं यहाँ से निकला, फिल्म सिटी पहुंचा, बांग्लादेश पहुंच गया आराम से। आप यहाँ से आप अपने घर से निकलो, नोएडा फिल्म सिटी पहुंचो, आप इंडिया से बांग्लादेश पहुंच गए। समझ गया। आप यहाँ से निकलो, आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचो, आप नेपाल पहुंच गए। भाई साहब, यहाँ से आप निकलो, द्वारिका पहुंचो, तो आप चाइना के पास या भूटान के पास पहुंच गए। बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में, मतलब विद इन मिनट्स। ये मतलब अगर हम ब्लू लाइन नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से पकड़ेंगे और द्वारिका सेक्टर 21 जाएंगे तो हम चाइना पहुंच जाएंगे। चाइना हम तो अब आप समझ रहे हो ना डिस्टेंस। हाँ। तो ये है डिस्टेंस पूरा। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से पकड़ो, द्वारिका सेक्टर 21 उतरो, तो आप पहुंच गए चाइना या भूटान। और बस यहाँ से आप फिल्म सिटी पहुंचो तो ये इस पर मुझे याद है बीच में ना, उसी एरिया के अंदर जो है, चिकन नेक के एरिया के अंदर ही लड़ाई हुई थी। इंडिया चाइना वाले जो वो थे, वही वीडियो थी ना, वो जो पत्थरबाजी हो रही थी, उसी जगह की थी ना वो। वहां पर उसको वायरल किया गया था। खैर बाद में उसका कुछ भी फैक्ट चेक वैसा कुछ सामने नहीं आया, पर कह तो रहे हैं वहीं के। अब खैर कहाँ कहीं की। हाँ, और कहीं क्योंकि सबसे मेन चीज उसकी ये थी कि बर्फ थी, लद्दाख में तो बर्फ होगी नहीं, और मेरे हिसाब से वही एक एरिया है जहाँ पर कि इंडिया चाइना। हाँ, वहाँ पे एक 0 पॉइंट नाथुला एक जगह है जहाँ से चाइना का बॉर्डर काफी नजदीक है। तो पर वहां पर तरुण भाई देखिए क्या है ना, कि वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट। तो अब आप समझिए कि चाइना से माउंट एवरेस्ट को पार करते हुए भारत में घुसना, फट जाएगी उनकी, फटेगी, ऐसी फटेगी कि बहुत भयंकर। हाँ, तो यही सबसे बड़ी चीज यही है कि भारत की ज्योग्राफी इतनी अच्छी है। मैं ये देखता हूँ कि अगर आप साउथ में जाओगे या ईस्ट या वेस्ट जाओगे, आपको मिलेगा समुद्र। किसी को अंदर अटैक करना ना, समुद्र के थ्रू से आओ, वहां पर बैठी हमारी नेवी। अब आपको अगर अटैक करना है हम पे ऊपर से, तो ऊपर भैया हमें एक बार को आर्मी की जरूरत भी नहीं। हमारे पास क्या है, हिमालयन रेंज। तुम्हें पार करना है ना, तुम्हें 1 लाख लोगों की आर्मी लेके आनी चाइना को, आओ ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ के आओ ना। साला वहां पर साल में 10 लोग जाते हैं तो 6 लोग तो मारे जाते हैं। चढ़ो, 1 लाख की आर्मी चढ़ाओगे, 60,000 का काउंट है कि 60,000 तो मारे जाएंगे तो करने में। तरुण भाई, अगर हमारे एक कोई फौजी ने अगर एक हाथ दे दिया तो उसमें 2 सिपाही। अब कितने से होते हैं? वो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर हमारे यहाँ भाई बिल्कुल जाट, हमारे पंजाबी भाई जो है बिल्कुल एकदम हट्टे कट्टे से यूं खड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ वो इतना मतलब हमारे पंजाबी भाई होंगे इतने बड़े, और वो नाटक से इतना खड़ा हुआ, मतलब उसको ऐसे वो इतनी देर में आएगा। मतलब हमारे एक पंजाबी जो हमारे आर्मी के जवान या जो हमारे सेना के जवान हैं, जो बोले सो निहाल, हाँ, सच से पकड़ा भाई, वो खत्म हो जाएगा। इतने से होते बच्चे से वो चाइना वाले जो आर्मी के हैं। और उनकी प्रॉब्लम पता है क्या चाइना की? इंडिया के अंदर ना फाइटिंग स्पिरिट है। क्यों है इंडिया के अंदर फाइटिंग स्पिरिट है? कि भाई देसी जुगाड़ है भाई, कि भाई रौड़ा पे गया ना, अब रौड़ा पे आ गया तो रौड़ा पे आएगा। ठीक है, चाइना के अंदर क्या है भाई, उनके यहाँ एक बच्चे, ठीक है, हर घर में एक ही बच्चा है, क्योंकि उनको 20 साल 30 साल से अलाउ नहीं किया। तो जब आदमी जंग पे जाता है ना, तो सोचता है कि भाई मैं मर गया तो मेरे घर वालों को ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, तो वो एक बार को झिझकेगा। इंडियन आर्मी झिझकेगी नहीं, और दे घुसा पहले दे। तो इंडियन आर्मी और देखो, चाइना और इंडिया में लड़ाई होगी ना, हो सकता है कि चाइना के पास एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, कि भाई हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल आगे, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। चाइना ये नहीं समझता है कि अगर
140 करोड़ हिंदुस्तानी में से अगर 20 करोड़ भी अपनी औकात पे उतर है, 20 करोड़ मर्द भी इस देश के अपनी औकात पे उतर है, और उनके दिमाग में अपना कॉलेज दिन याद आ गया कि भाई यहाँ ये लौंडा मारा था, यहाँ ये लौंडा मारा था, यहाँ ये लौंडा मारा था, और हो गया सब 20 करोड़ हिंदुस्तानी मर्दों का ये होगा कि भाई अब चिंकी पेलने हैं, चाइनीज पेलने हैं, ठीक है, की को देने हैं। हाँ, तो फिर हो जाएगा, चाइना कुछ नहीं बचेगा। तो तरुण भाई, तो फिर हमें 20 करोड़ यहाँ लोगों की इकट्ठा करने का क्या जरूरत है? हमारी तो जेएनयू और डीयू यही सब काफी है फिर तो। ये काफी नहीं, पता क्यों? यहाँ है लेफ्टिस्ट, इनको तुम भेज दोगे ना जेएनयू और डीयू वालों को, ये जाके उनके साथ मिल जाएंगे, ये कहेंगे भाई हम तुम्हारे साथ हैं, ये लड़ेंगे तो लाल सलाम। हाँ, लाल सलाम। इनसे लड़ना ना तो एबीवीपी वालों को भेज दो भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम एबीवीपी वालों को भेज दो चाइना, ठीक है, वहाँ किसी कॉलेज के अंदर दंगे कराने के लिए, बस बौखला जाएगा चाइना कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके लिए जेन, देखो लाल सलाम वालों की प्रॉब्लम पता क्या है, और उसमें कुछ निकलेंगे एबीवीपी में 2-4 बजरंग दल वाले। हाँ, 2-4 फिर वो तो और मजेदार है भाई, वो तो और पकड़ के मारेंगे कि भाई तू इधर आ, कैसे घूम रहा तू यहाँ पर, ये बीजिंग में कैसे घूम रहा तू, ऊपर से उसमें कोई और निकल गया अपना जाट या गुजर भाई, तो फिर तो गेम खत्म ही है, फिर तो बचेगा, तो फिर बीजिंग का बना देंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं फिर, ठीक है। तो वो सीन है, देखो यही बात है, देखो चाइना की प्रॉब्लम ये है, चाइना ने आज तक वॉर नहीं लड़ा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने उस पर हमला किया था तो चाइना वालों को रगड़ दिया था, उसने कहा इधर आओ, तुम मेरे स्लेव हो, इसीलिए मतलब कॉपी पेस्ट हो गई क्या? इसलिए कॉपी पेस्ट हो गया। और प्रॉब्लम तुम्हें पता है, ये जितने देश है ना, चाइना, कोरिया, जापान, ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी में है तो जैपनीज लोगों में है। बिल्कुल, ये बात चाइनीज लोगों में नहीं है। चाइनीज लोगों में क्या है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ उनमें दिमाग नहीं है, उन्होंने भी एडवांसमेंट किया, उन्होंने भी दिमाग है, बट अगर तुम कहोगे कि भाई मैनेजमेंट कौन बेटर करता है तो वो है जैपनीज। बिल्कुल, वो ना कोरियंस है ना चाइनीज है, वो जैपनीज। तो भले ही ये हो सकता है कि ये आप पहचान ना पाओ कि भाई कौन चाइनीज है कौन जैपनीज है, लेकिन अगर आप उनकी स्किल पे जाओगे ना कि भाई अपनी स्किल बताओ, हो सकता है एक बार को पहचान जाओगे जैपनीज। उसके अगर बिहेवियर पे, उसके डिसिप्लिन पे जाओ स्पेसिफिक, जैपनीज बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बिल्कुल चाइनीज नहीं होते। चाइना के अंदर आजकल क्या कंप्लेन आ रही है, वहाँ इतने बिलियनियर हो गए हैं, बीवियां आके जो हमारे यहाँ पे लौंडे करते हैं ना कि मेरा बाप ये है, मेरा ये वो है, मेरा दादा ये है, वहाँ पे बीवियां कहती मेरा पति ये है, मेरा पति उसमें है, मेरा पति कम्युनिस्ट पार्टी में, तो वहाँ ये चल रहा है इस समय चाइना के अंदर। मैं क्या तरुण, आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक कॉलेज में भी ऐसे ही था, आपको भी याद होगा, सचिवालय में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, बट दिलवा कुछ नहीं पाए, हमारे भैया आईपीएस है। अरे वह शो देखते हैं आजकल हमारे खूब ध्यान से, कैसे हैं अमन जी? सुनने में आपकी जॉब लग गई हो। अरे कानपुर में बैठे हुए हैं, कानपुर बैठे हुए हैं, आइए इस दिन यहाँ आइए, यहाँ शो करवाएं आपका। कहाँ कानपुर दिल्ली आइए, शहर में आइए, शहर सचिवालय बुलाएंगे आपको। तो बिल्कुल अमन जी इस दिन दिल्ली चक्कर लगाइए, स्टूडियो में थोड़ा एक पैक हो जाएगा विस्की का, और स्टूडियो में थोड़ी बातचीत हो जाएगी मजेदार। तो यही बात है। देखिए, मुझे जहां तक लगता है बांग्लादेश का अब एक अंत शुरू हो रहा है, यहां से हो चुका है शुरू। और बस अब ये है कि देखिए, बांग्लादेश क्योंकि हमने बनाया था इसलिए हमें दर्द हो रहा है। हमने उस देश को आज़ादी दिलवाई थी, और शायद वो आखिरी इस्लामिक देशों में से था जहां पर कि ठीक है, मैं नहीं कह रहा वहां सेकुलरिज्म थी, बट कुछ हद तक थी। ऐसा नहीं वहाँ हिंदू खत्म हो गए थे, हिंदू थे वहाँ पे। वहाँ की टीम के अंदर, वहाँ की बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के अंदर जो है इंडियन इंडियन खिलाड़ी भी उसमें थे, लेकिन सॉरी हिंदू खिलाड़ी थे। लिट्टन दास शायद उनका नाम, लिट्टन दास। तो बट वही बात है, अब क्योंकि वो जब तक शेख हसीना वहाँ पे थी, जब तक वो औरत वहाँ पे थी, उसने सब होल्ड किया। लेकिन अब क्योंकि वो जा चुकी हैं, अब वहां पर आ गए हार्ड। तरुण, इसमें देखिए, इसमें ना मैं और एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा ऑन द सीरियस नोट, कि इस पे ना कहीं हमारी देश की जो राजनीतिक है ना, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, अभी जो यूनुस को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, यूनुस सरकार को, तो वहाँ पर आप देखिए कि मुझे जितना याद आ रहा है, दुर्गा पूजा तकरीबन 2017 या 18 के आसपास, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ। यूनेस्को से भी जो है उसने प्राइज जो है वो जीते हैं। यूनेस्को हेरिटेज पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को दिया गया है। बिल्कुल। तो वहाँ पर ना तकरीबन 2017-18 की शायद ये बात है, जितना मैं साल मुझे याद आ रहा है।
तो वहाँ पे क्या था कि दुर्गा पूजा और जो मुस्लिमों का त्यौहार होता है मुहर्रम, वो एक साथ पड़े थे। अच्छा। एक ही दिन। अच्छा। और जो नवरात्रि यानी कि 10वीं जिसको हम कहते हैं, जिस दिन हम माता को हम विसर्जित करते हैं, तो उस दिन मुहर्रम भी था। पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या कहा कि आप जो है जितने भी दुर्गा माँ की प्रतिमा है वो आज रास्ते पर ना निकाले, आज मुहर्रम की रैली निकलेगी। तो उस समय जो है कई सारे ऑपोजिशन लीडर ने ममता पर हमला भी किया था। पर वहाँ पर देख रहे थे तो कुछ कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी है इंडिया में जो उस वक्त उस समय की सरकार को ये डिसीजन पर पीठ थपथपा रही थी। अच्छा। तो यहाँ पर अब देखिए, अब जो है मैं इसलिए ये बात कहा क्योंकि अभी से तकरीबन अब 10 दिन भी नहीं है दुर्गा पूजा आने में, नवरात्रि आने में। तो बांग्लादेश में जो यूनिस की सरकार है उसने कह दिया है कि जब जब मस्जिदों में अजान होगा तब तब जो है सभी दुर्गा पूजा पंडाल या मंदिर जहाँ पर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हो रहे हैं वहाँ पर वो पूजा रुक जाएगा। किसी भी तरीके का ना तो कोई लाउड स्पीकर बजेगा ना तो कुछ बजेगा। पर अब जो है इंडियन जो यहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय पॉलिटिकल पार्टी, वो माफ़ कीजिएगा, वो पूरी तरीके से चुप बैठे हुए हैं। और अभी मेरे को जहाँ तक याद है कोई एक फिश होती है जो कि शायद से खाई जाती है, हिल्सा मछली जिसको बोलते हैं। उसका क्या सीन हुआ है, वो क्यों बैन की गई है? हिल्सा मछली तो ये बेसिकली बांग्लादेश से आती थी यहाँ पे? बांग्लादेश से बहुत भारी मात्रा में आती थी। अच्छा। क्योंकि बंगाल के लोगों में क्या है ना, एक जो एकदम प्रॉपर, हम जिसको देशी शब्द में कहेंगे खाटी बंगाली जो है, खाने में तो दादा माछ तो होना पड़ेगा। भले हम उसको देख देख के पूरा चावल खा जाए, पर हमें तो एक माछ का पीस तो लगेगा। अच्छा। नहीं तो इसके अलावा हमारा खावा दावा नहीं होगा। वहां पर भैया पानी को भी पी जाते हैं, जल खावो। तो क्या है ना तरुण भाई कि जो बंगालियों का कल्चर है वो काफी, कह सकते हैं तो हम एक तरीके से अपने आप में, क्योंकि बंगाल में देखें तो बंगाल की अपनी भाषा भी खुद की है। और खाने पीने की बात करें तो आपको नॉनवेज में, खासकर वेज में तो जो है ही, नॉनवेज में आपको एक से एक आइटम बंगाल में मिल जाएंगे। और एक रिपोर्ट में अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था कि पूरे भारत में अभी भी जो है सबसे आपको जो एक कहते हैं ना कि हम जो लोगों की रोज़मर्रा है एक दोपहर का खाना, जैसे एक आम आदमी जो सड़क किनारे जो होटल होती है या छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं, सबसे सस्ता खाना अभी भी कोलकाता में ही मिलता है। तो ये काफ़ी सारी ऐसे रिपोर्ट्स हैं। देखो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ बंगाल का। मैं क्योंकि फुटबॉल खेलता था अपने बचपन के दिनों में और मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह खेले हैं, तो एक बारी मैं गया था कलकत्ता खेलने और वहाँ पर हमारा मोहन बगान जो है, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, उन मोहन बगान की टीम थी। ये दो टीम भी ना दादा, आप पश्चिम बंगाल में कहीं भी आप घूम लो, सब इसके फैन हैं, सब फैन है इसके। ये जो दो आप फुटबॉल टीम के आपने नाम बताई, तो इसके कहीं ना कहीं आपको तो एक एक घर से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस था। हम लोग गए थे मोहन बगान की टीम के, उनकी जूनियर टीम थी, शायद अंडर 19 अंडर 17 टीम थी, अंडर 17 टीम थी, उनसे मैच खेलने गए थे वहाँ पे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या हुई मेरे को, स्टेडियम से मेरा रास्ता था, होटल और स्टेडियम के बीच का रास्ता जो था मुश्किल से 10 मिनट का था, मुझे 1 घंटा लगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक इतना ख़राब था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर जो है सड़कों की अभी भी प्रॉब्लम है, सड़कों की बिल्कुल तरुण भाई प्रॉब्लम है वहाँ पर, जो बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। पर खैर ट्रैफिक की प्रॉब्लम देखे तो अब लगभग हर बड़े बड़े सिटी में ही है। वही, लेकिन की बात करें या नोएडा तो खैर अभी ठीक है, पर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो खराब हो जाएगा, ये भी खराब पूरा का पूरा ये भी खराब। बेंगलोर में आप देखिए बहुत खराब कि वहां पर 2 किलोमीटर जाने में आपको आधे घंटे लग जाते हैं। मैं बैंगलोर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बैंगलोर देखो, मुझे बैंगलोर सिटी बहुत पसंद है। मैंने जब अपना फर्स्ट एज अ सनबर्न परफॉर्म किया था आपने अपना, तब मेरा बैंगलोर में हुआ था और मैं टीएसटो को ओपन कर रहा था वहाँ पे। तो मेरे को बैंगलोर एज अ सिटी बहुत पसंद है, वेदर बहुत पसंद है, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने बना रखा है शहर से 200 किलोमीटर दूर, अलग एक दुनिया के अंदर। भाई वहां से ऐसा लगता है कि मैं एक अलग शहर से एक अलग शहर में जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से अगर मेरे को बैंगलोर तक जाना है। और एक बार तुम बैंगलोर में घुस गए
तो भाई फिर बैठे रहो सड़क। तो उतने में तो हम इंडिया से बांग्लादेश चले जाएंगे। हाँ, तुम इंडिया से नहीं, सही बता रहा हूँ, अगर तुम ये इसका कैलकुलेशन लगाओ ना कि बैंगलोर के एयरपोर्ट से बैंगलोर तक पहुंचने जितना टाइम लगता है, इतने में तुम बंगाल से बांग्लादेश में होकर नेपाल होकर चाइना टच करके वापस बंगाल अपने घर पहुंच सकते हो। इतना टाइम आराम से लगता है एक जगह से आराम से लगता है, आराम से लगता है। अब आता हूँ मैं बंगाल में जो मेरे को चीज़ें पसंद है। दो चीज़ें ये हैं जो मुझे वेस्ट बंगाल की बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़ वो है वहाँ की मिठाइयाँ, रसगुल्ला और संदेश, सौंदेश, और खास करके वो सौंदेश जो कि ऊपर क्रीम होती है और नीचे रसगुल्ले वाली लेयर होती है। खास करके वो थोड़ा सा मिक्सचर होता है, वो रियल संदेश नहीं होती, लेकिन मेरे को वो वाला वर्जन उसका बहुत पसंद है। दूसरी जो चीज़ है मुझे बंगाल की जो बहुत पसंद है वो है वहाँ की मीठी लड़कियाँ। ठीक है तरुण भाई, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इस पे। अरे आपकी तो कोई बंगाली गर्लफ्रेंड भी थी? 3-4 रह चुकी है मेरी बंगाली, और मेरे को बड़ा मजा आता था बंगालियों के साथ ही। बट ठीक है, वही है, थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। नहीं तो बाकी हमारे बहुत क्लोज रहे हैं, काफ़ी अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। तो बंगाली गर्लफ्रेंड्स के साथ मेरा यही था, सबसे मॉडर्नाइज्ड अगर कोई लड़कियां होती तो मुझे बंगाल की ही मिली हैं। अगर सबसे ज़्यादा ओपन कोई लड़कियां मुझे मिली, ओपन माइंडेड लड़कियां मिली तो बंगाल की मिली हैं। ऐसी लड़कियां जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती हैं, आपसे अगर वो प्यार में पड़ जाएं तो वो होती हैं बंगाली लड़कियां। और अगर वो अपने सर पे यहाँ पे एक बड़ा वाला वो जो बिंदी होता है पहन लेना, अगर लगा ले, जिसको कहते हैं टिकली, मतलब टिकली कहते हैं, हाँ टिकली कहते हैं, तो दिल मेरा आ जाता है कि वाह, लाल लिपस्टिक और लाल बिंदी, बस बंगाली लड़कियां मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से। तो फिर बात करें आपकी मम्मी से। किससे? आपकी मम्मी से। मम्मी से क्यों बात करनी, किसी और से करवाइए तो बात भी करें हम लोग जाके। कोई जब शादी वादी करनी है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अरे मेरे वैसे एक बेस्ट चीज बताऊं, बड़ों तो हमारा कहीं टाका नहीं बढ़ सकता। मेरी मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी बंगाली ही है, लेकिन किस्मत की बात है उनकी दोनों बेटियों की जब शादी हो चुकी है तो वहाँ तो अलग ही केस था। हाँ, लेकिन मेरी चॉइसेस थोड़ी सी अलग होती हैं, हम थोड़ा सा और आगे का सोचते हैं। तो इसलिए तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं स्पेसिफिकली जो बंगाल की मुझे पसंद है। बात करें कि भाई इस समय देश के अंदर क्या माहौल है बंगाल को लेके, खास करके ये आरजी कर वाले केस के बाद से, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब एक लोगों के अंदर आउट ऑफ बंगाल अब बंगाल की नेगेटिव इमेज बनने लगी है। देखिए बंगाल की नेगेटिव इमेज, तरुण, हमने बहुत मजाक कर लिया, यानी ठेठ भाषा में कहते बकचोदी हम बहुत कर लिए हैं, तो थोड़ा आते हैं इस पर भी जो हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है देखिए आरजी कर की आपने जिक्र किया आरजी कर का, तो आरजी कर घटना सही में एक बहुत शर्मसार घटना है। जो आरजी कर अस्पताल में ये घटना घटी है, इसको लेकर बंगाल ही नहीं इंडिया के बाहर भी कई जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, और अभी भी जो है यह प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि मीडिया ने कुछ दिन इसे बहुत ज़्यादा, जो नेशनल मीडिया की खासकर बात करें तो बहुत उन्होंने इसको छेड़ा था, पर अब जो है धीरे धीरे वो भी शांत हो गई है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, तो राजनीतिक रोटी तो सेकनी है। भाई सही बात, राजनीतिक रोटी तो सेकनी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बिना तरुण भाई देख ही रहे हो क्या है स्थिति इस वक्त। तो वहाँ पे क्या है ना कि वो अभी भी जो है आरजी कर का जो मामला है काफ़ी चरम पर है। मैं आपको बता दूं, ऐसा अभी तक शायद जितनी मेरी जानकारी में और जितना मैं पढ़ा हूं, जो आरजी कर को लेकर जो इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं ना, रात के समय, दिन तो छोड़िए, रात के समय 1-1 बजे, रात के 1 से लेकर सुबह 4-5 बजे 6 बजे तक बंगाल की महिलाएं इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। मीडिया नहीं, चाहे वो बारिश हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी क्षण आ जाए, तो वो लोग वहां पर इस वक्त भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया, खैर अब क्या ही बताएं, मीडिया के बारे में आप देख ही रहे हो, तो पता नहीं ये पूरा, मतलब जब भी आती है चुनाव तो देखते ही है कि किस तरीके से इंडियन मीडिया काम करती है। वही है, ये सीन है ना, देखो यही मेरे को लगता है। नहीं, आप ये भी देख लो, आप बंगाल की भी हम बात करें, हमारा सबसे प्यारा राज्य मणिपुर की बात करें, मणिपुर भी देखिए काफी अच्छा अपने आप में एक राज्य है, कई घूमने की जगह है, एक अलग ही वहाँ पर एक हमें पॉजिटिव एनर्जी की जैसी लगती है। पर वही 10-12 दिन 15 दिन हमने देखा, उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद आप देख ही रहे हो। देखो मैं इस बात को मैं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता हूँ कि मीडिया भी एक बिजनेस है, ठीक है, बिल्कुल बिजनेस है, लेकिन चुका है। वही चीज़ है, आप
कब तक बिजनेस के पीछे जा रहे हो और कब आप एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हो जो आपको लगता है कि भाई इसके ऊपर रहना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। मिजोरम के टाइम पे सेम हुआ, हमारा पॉडकास्ट हो रहा था और उस टाइम पे भी मैं मानिक को ये समझा रहा था पीछे कि मीडिया एक बिजनेस है, अगर जनता नहीं देखना चाह रही किसी न्यूज़ को तो न्यूज़ चैनल से नहीं चलाएगा। न्यूज़ चैनल नहीं। जब हम भी जब काम कर रहे थे, हम भी न्यूज़ मीडिया के अंदर जब थे, तो हम भी वही खबर चलाते थे जो जनता देखती, जो जनता देखना चाहती है, जो हमें लगता है कि भाई ये अलगोरिदम पुश करेगा और जनता इसे खोलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को भी पैसा रोटी कमानी है। बिल्कुल। जब मणिपुर का कांड हुआ सेम चीज हुई, 15 दिन तक हाय 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 हाय, 16वें दिन बाय बाय। बट मीडिया की तरफ से नहीं। मैं यहाँ पे मीडिया को इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि अगर जनता कह रही है कि मुझे कुछ और दिखाओ तो मीडिया दिखाएगी, तो वो फिर दिखाना ही पड़ेगा। दिखाना, क्योंकि मान लो एनडीटीवी कहता है कि यार मैं तो दिखाऊंगा मणिपुर, बट बाकी सब जो हैं वो कह रहे कि नहीं वो एक हवा में उड़ता हुआ कुछ दिखा, हवाई जहाज सा, यूएफओ। अब जनता कह रही कि नहीं भाई मेरे को यूएफओ दिखाओ, देख लिया 15 दिन मैंने मणिपुर। और क्या, अरे नहीं थोड़ा मजाक भी हो जाता है, पाकिस्तान को भी गरीब दिखा देते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें, अब ये सेम चीज ना आरजी कर वाले केस के अंदर हुई। जब तक जनता का इंटरेस्ट था तब तक मीडिया ने उसे पुश किया। जैसे ही मीडिया को लगा कि भाई जनता अब नहीं खोल रही है तो भी फ्लिप हो गई। तो मैं यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ब्लेम जो है मीडिया पे नहीं डालना चाहूंगा कि मीडिया इस चीज़ में कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मीडिया के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सिर्फ इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें तो पहले नंबर लाने हैं ना। मैं नंबर नहीं लाऊंगा, अब एक पत्रकार की तरफ समझो कि आप पत्रकार हो, अगर आप नंबर नहीं लाओगे। बिल्कुल तरुण, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं याद दिला देता हूँ कि सही में अगर हम देखें तो एक ऑडियंस के तरफ से मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें भी ना कुछ खबरों में मसालेदार दिखे। हाँ, जो एक चटकारा चाहिए होता है, या फिर बंगाली फूड खाने के बाद जब हमें एक मिठाई की जरूरत होती है, उसी तरीके का हमें एक मसाला चाहिए होता है। तो अब देखिए, जब राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जब उन्हें चुना गया था भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, हमारे लिए गर्व की बात है कि पहली आदिवासी भारतीय महिला जो है वो राष्ट्रपति के पद पर, यानी कि भारत की प्रथम व्यक्ति के तौर पर वो वहाँ पर पदभार संभाली थी। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, कई लोगों ने, आप इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, तमाम जितने भी सोशल मीडिया साइट है वहाँ पर उन्हें जो कई तरीके के यानी उल्टा सीधा कहा गया था, बहुत गलत। और वहीं पर जब एल्विश यादव जब जेल गया, या जब वो सांप वाले नशे, क्या कहते हैं उसे, मैं भी नहीं जानता, इतना फीवर्स नहीं है, रेप पार्टी। तो रेप पार्टी में जब वो सांप वाला जब कहानी निकला, और जब उतने सारे लड़के लड़कियां एक ही फ्लैट से निकली, पैसे निकले कितने करोड़ पता नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकली, क्या कहते हैं वो, ऑडी और BMW, ये सब जितनी कई गाड़ियां निकली, तो वहां पर लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया। तो अब देखिए है ना कि लोगों में भी चटकारा चाहिए होता है, वही कि खबरों में अरे मसालेदार हो तभी तो। और खास करके मैं देख रहा हूँ, देखो वही लास्ट टाइम ना यहाँ पर हमारे एक मित्र आए थे, विशाल वर्मा जी, वो आर्टिस्ट हैं, गाने वाने लिखते हैं। उनसे मेरा ये डिस्कशन हो रहा था कि इंडिया के अंदर जो है वो अनुराग कश्यप की पिक्चरें चलती क्यों नहीं है। तो उसके अंदर यही निकल कर आया कि हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम यही है कि हमारा देश थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी डिप्रेस्ड है। आप सोचो, कोई इंसान है, वो पूरा दिन ऑफिस में 8 घंटे अपनी बॉस की गाली सुन के आया, और क्या, जब वो रात को घर आएगा ना तो वो कहेगा भाई मेरे को ना तुम दिशा पटानी नचती हुई दिखा दो, तो मुझे नूरा फतेही नाचते हुए दिखा दो, तो मुझे सलमान खान को नाचते हुए दिखा दो, ठीक है। वो कहेगा यार मैं पूरा दिन गाली सुन के आया हूँ और तुम रात को मुझे क्या दिखा रहे हो यार, वहाँ रेप हो गया, वहाँ ये हो गया, वो और ज़्यादा नेगेटिविटी। तो इंडिया में ना प्रॉब्लम यही है, इंडिया में ऐसा नहीं लोग परेशान नहीं है। तरुण भाई देखो, परेशान हो ये मैं भी मानता हूँ कि आजकल के जो लोग हैं, जिन्हें हम कॉर्पोरेट मजदूर भी कहते हैं, खासकर यही लोग, बाकी हर तबके के लोग परेशान हैं, पर ये जो कॉर्पोरेट मजदूर जिसे हम कहते हैं, कॉर्पोरेट लेबर, जो अपने आप को एम्प्लॉय बताते हैं, जो मैनेजर की कुर्सियों पर बैठते हैं, और भी पता नहीं कितने सारे पोजीशंस होते हैं, बिल्कुल उस पर बैठते हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, हर चीज हो रहा है, लोगों के पास कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। आप देख लीजिए iPhone 16 भी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ, क्या स्थिति थी, चाहे साकेत मॉल की बात करें या BKC मुंबई की बात करें, बिल्कुल। तो वही है ना, क्या है ना तरुण भाई, कि देखिए
पैसे भी बढ़ रहे हैं लोगों के, इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहले लोग जो है 100 रुपये ही दिन के कमाते थे, पर सुख चैन और शांति की रोटी खाते थे। पर अब क्या ना, लोगों को मुझे ये भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे घोड़ा भी चाहिए, मुझे हाथी भी चाहिए, नोएडा में मुझे एटीएस और बड़े बड़े सोसाइटियों में, गुड़गांव में फ्लैट्स चाहिए। तो ये सब क्या ना कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी भी हो गई है। तो ऑटोमेटिक लोग जो है, अब ये अगर हम देखें तो तरुण, शायद आप भी जब कॉलेज में जाते होंगे तो उस समय तक शायद आपने नहीं सुना होगा कि लोग जो है बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। रेयर ही आप सुनते होंगे मेरे ख्याल शब्द ही नहीं हुआ करता था, पता ही नहीं था हमें कि क्या है हाँ? हमें ये शब्द ही नहीं पता था, तो शब्द अब पैदा किया गया, डिप्रेस्ड हो गया। अब मतलब ये क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता भाई, डिप्रेस कैसे है यार, मतलब ठीक है। तो आप देखो टेंशन में भी वही रहते हैं ना, जो सोचते हैं मुझे ये भी करना है। यार देखो, नसीब से ज़्यादा और नसीब से कम तो किसी को नहीं मिला, चाहे जितना मेहनत कर लो आप। तो वो क्या है कि एक समय के बाद आ ही जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो बातें हो रही थी बांग्लादेश के बारे में भी, और कई सारी हमने बातें भी की। तो बांग्लादेश में क्या है ना कि तरुण, देखिए कि बहुत सारे रास्ते तो है जाने के, पर वहाँ पर हमारी बीएसएफ की जवान वहाँ पर मौजूद रहती हैं। पर बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ से खुद देखते हैं कि वहाँ से तस्करियाँ होती है। यानी कि अब अभी क्या है ना कि चाहे वो हम बात कर ले, पुलिस हो या चोर हो या जो आम जनता हो, सभी को पता है जो चिकन नेक का इलाका है, खास तौर पर वहाँ के लोगों को, अगर वहाँ से कुछ भी चोरी होती है ना, जैसे अगर वहाँ पे क्या है ना कि सबका एक अलग अलग लगता है अड्डा बना हुआ है, जितना मुझे लगता है, ऐसा पर्सनल व्यू पे मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई भी गाड़ियाँ चोरी होती है, कुछ भी होती है, तो अगर हम थाने में भी कंप्लेन करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले उस बॉर्डर पर ही जाकर देखते हैं कि, और वहाँ पर ना बहुत केस में ऐसे हुए हैं, अगर 200 गाड़ियाँ जाती होंगी तो ये तय है कि 80-90 गाड़ियाँ वहाँ आपको मिलेंगी। वो कुछ नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही है, वहाँ तो अभी भी तो गाड़ियों करते क्या चुरा के, उनको तो चलाते गाड़ियों को वो जो इंजन होता है ना, वो निकाल कर वो स्टीमर में लगाते हैं, जो पानी में चलती है, पानी में जो चलती है, जो नदी को आर पार करते हैं। अच्छा, तो वो सारे चोर यहाँ के नहीं है, वहीं से आते हैं सारे, बांग्लादेश से चोर आते हैं, और जिन्हें हम रोहिंग्या मुसलमान भी कह सकते हैं। अच्छा, रोहिंग्या के आप कहा, एक अभी थोड़ी देर पहले आप भी जिक्र कर रहे थे रोहिंग्या के बारे में। तो रोहिंग्या एक सही मायने में हम कहें तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी भी उसे राजनीतिक के वोट बैंक की तरफ ही अपनी तरफ लेकर जाती है। खास तौर पर बंगाल में काफ़ी ज़्यादा केसेस इसके बड़े हैं। अच्छा, बीएसएफ के मौजूद होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या कहें तो एक तरीके से बीएसएफ के जवान बहुत सारे, इसमें ये सभी को पता है, ये बात ऐसा नहीं है कि नहीं पता है किसी को, हम डेली सुनते रहते हैं, हम रहते हैं कि इधर से उधर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो फिर भी अगर एक्शन लेना ही है, खैर अपनी एक अलग डिप्लोमेट वो बात हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते तो हैं ही अच्छे खासे, पर वो होते हैं ना कुछ जो अलग माइंड के। अभी आप खबरें भी सुन रहे होंगे कि कई सारी रेल दुर्घटनाओं में कहीं पर लोहे का पाइप रख दिया, कहीं पर रॉड रख दिया, कहीं पर क्याल रख दिया, मतलब इस तरीके की जो नीच हरकतें करते हैं ना, तो उसी तरीके से जो है वहाँ पर क्या होता है कि एक हम कहें तो वो ना ही तो हिंदू होते हैं ना ही मुस्लिम होते हैं। अच्छा, अब वो पर जितने भी नियम कानून या फिर जो उनका सोच विचार है वो एक स्पेसिफिक है, आप समझ जाइए। समझ गया मैं। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब मकसद है, मकसद है, वो मकसद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह मकसद है उनका मकसद, लेकिन पूरा कभी हो नहीं पाएगा वो देखो, उनका मकसद म्यांमार में भी था। म्यांमार के अंदर जब पूरा कांड हुआ था, जब वहाँ से उनको भगाया गया था, तब भी वहाँ पर जो है अशांति फैला रहे थे वो। देखो आप ये समझो, अगर एक बुद्धिस्ट देश को, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा तुम हिंदू छोड़ दो, तुम ज्यूस छोड़ दो, तुम इजराइल भी छोड़ दो, तुम अमेरिका क्रिश्चियन भी छोड़ दो, एक ऐसा धर्म जो कहता है कि भाई चाहे तुम्हें रैप्टे बजा दे कोई, तुम्हें लात मार दे कोई, तुम्हें हथियार नहीं उठाना, बुद्धिज्म वो धर्म, ठीक है वो धर्म। और उस ऐसा एक देश जहां पर कि वो धर्म सबसे बड़ा है, अगर वो देश वायलेंस पे उतारा है तो भाई कुछ प्रॉब्लम है।
और ये लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई दुनिया की, तुम कहते हो भाई हिंदू टेरर और तरुण भाई खोल देंगे। हाँ, ज्यू टेरर और क्रिश्चियन टेरर और ये वो, भाई बुद्धिस्ट टेरर तो कुछ नहीं होता ना। इतने बुद्धिस्ट तुमने देखा जो आतंकवादी बने आज तक, बुद्धिस्ट टेरर तो कुछ नहीं है। और एक बुद्धिस्ट देश जो ये प्रीच करता है कि भाई दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शांति होनी चाहिए, अशांति नहीं फैलनी। शांति नहीं चाहिए। जब उस देश को मजबूर हो जाना पड़ जाए ना किसी को भगाने के लिए, तो समझो कि भाई कुछ तो दिक्कत है। बिल्कुल। और वो चीज़ को इस देश के अंदर ही, भारत के अंदर भी लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप लीगली आ रहे हो ना देश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम रोहिंग्या हो चाहे कोई, तुम लीगली आओ, तुम तमीज से आओ। तुम बॉर्डर फांद के वोटर कार्ड भी बन जाती है, आधार कार्ड भी बन जाता है। आधार कार्ड ही बन जाता है। वहाँ तो बंगाल के अंदर सुनने में सब कुछ ही बन जाता है आपका एक समय के बाद। अब तो कोई बड़ी वो वही है ना, हम लोग इतनी दूर बैठे हैं उस जगह से, लेकिन फिर भी हमें यहाँ तक सुनाई दी जाती है कि भाई वहाँ पे रूमर्स क्या चल रहे हैं। रूमर्स क्या चल रहा है। और रूमर तभी बनता है जब कहीं ना कहीं उसके पीछे भले 10 से 50% भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच है। हम कह रहे हैं कि भाई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और सब बन जाता है, हो सकता है सब कुछ ना बनता हो, लेकिन आधार तो बन जाता है। तरुण भाई देखिए, बंगाल के नैरेटिव की बात करें तो आज ही एक मेरे पास भी मेरे एक पत्रकार मित्र ने ही मुझे फॉरवर्ड किया था कि वहां पर ना अभी एसएससी जीडी का शायद कोई एग्जाम चल रहा है। तो बिहार के पटना के दानापुर के 2 लड़के सिलीगुड़ी पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए। तो वहां पर एक संगठन है जो कहती है जय बांग्ला, मतलब वहाँ पर क्या है ना कि उनका यही मकसद है, उनका यही कहना है कि वहाँ पर कोई भी नॉन बंगाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर कोई भी नॉन बंगाली नहीं होने चाहिए। और इसको लेकर जो है उस 2 लड़के के साथ जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जो दिखाया गया है कि वो जो संगठन का आदमी है 2 लड़के को तमाचे मार रहा है, कह रहा है कि तुम बंगाल में कैसे आए तो तुमको बंगाली क्यों नहीं आता है बोलना। तो ये कोई एक ये नहीं है लोग, मैं भी बंगाल से आया हूं, पर मुझे तो कभी दिल्ली वासी या नोएडा के लोगों ने या फरीदाबाद के लोगों या एनसीआर के जितने भी हैं, मुझे तो कभी नहीं कहा कि भाई तुम बंगाल से क्यों आए हो। बिल्कुल यही सोच, यही माइंडसेट बंगाल को पूरी तरीके से ले डूबी है। और यही अब माइंडसेट में देख रहा हूँ कर्नाटका में भी आ रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस आई हुई है, वहां पर भी ड्राइवर लड़ रहा है, मतलब उसको कोई ये नहीं कि भाई ड्राइवर लड़ रहा है कि तुम कन्नड़ में बात करो। वो एक लड़की को तमाचा मारते हुए जो हाँ, वही वीडियो वापस उसके फोटो में जो वायरल हुई, वही चीज है। देखो ये क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट वाली जो पार्टीज है हमारे देश में, मैं नाम नहीं लूंगा, हमें पता है लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, बहुत क्लियर हो चुका है अब तो। जितनी लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं और जितनी कम्युनिस्ट पार्टीज, तो मैं तो कुछ पार्टियों को कम्युनिस्ट ही बोलता हूँ सीधा, मैं उनको लेफ्टिस्ट भी नहीं बोलता, क्योंकि लेफ्टिस्ट सोच फिर भी एक बार को ना सही बात है। देखे तो भारत में भी कई लोगों के पास है सोच, अच्छी सोच है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें अच्छा है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर कम्युनिज्म ले आते हो ना, अब फिर आप लेफ्टिज्म की बात नहीं कर रहे, फिर आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो। बिल्कुल। और अब ये जो पार्टीज कुछ कर रही हैं, ये क्या कर रही है, ये सेग्रीगेट कर रही है, ये देश को तोड़ रही है। पहले ये देश को इन्होंने तोड़ा किस पे, कास्ट पे। इतना गंदा डिवीजन कास्ट पे इन्होंने बनाया कि वो डिवीजन मुश्किल से शायद हट सकता है। और कहते हैं कि हम भगवान को भी नहीं मानते। हाँ, अब ये बताओ कि जो जिनका हमें पता ही नहीं है कि जन्म कब हुआ, कौन से हमारे जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी जात आपकी है, की हमारी स्थापना कब हुई, इसकी भी कोई मतलब डेट नहीं है, कुछ नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हिंदुइज्म इतना ओल्डेस्ट रिलीजन इसीलिए है। कब से आ रहा है किसी को नहीं पता, सब एक अंदाजा लगाते हैं। पर आप देख लो सभी, फिर जो भी हमारे भाई बहन जो धर्म है, खैर नाम अब समझ जाइए जितने भी सारे हैं, तो उनका देखिए कोई ना कोई एक ईयर है कि इनका धर्म इस साल को यहाँ पर वो नोन में है। और हमारा धर्म ऐसा है जो हमें पता ही नहीं कि भाई कब से चला आ रहा है। कहीं जगह पे मैं पोस्ट पढ़ रहा था, तो इसीलिए तो मतलब कहते हैं ना कि जो आया है वो जाएगा, तो पाकिस्तान भी जाएगा क्या? पाकिस्तान से मुझे याद आया, एक पोस्ट था, उसके अंदर लिखा था कि इजिप्ट को पूरा का पूरा इस्लामिक देश कन्वर्ट कर दिया गया था 10 साल 20 साल के अंदर। ईरान को कन्वर्ट कर दिया गया था 30-40 साल के अंदर। इराक को कन्वर्ट कर दिया गया था कोई 15-20 साल के अंदर। एक है भारत, ये कब से देश है हमें ये भी नहीं पता। और तब से लेकर अब तक इस देश के अस्तित्व को कोई बदल नहीं पाया है, बिल्कुल, और ना कोई बदल पाएगा।
तुम हो गए अंग्रेज अपने घर कितने में, गोरे कितने काले आए, सब चले गए, लेकिन यहाँ से हिंदू नहीं गए और वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था में इतना अपने विश्वास है, हमें पता है कि हम अपने बच्चों को क्या सीख देने वाले हैं हिंदुइज्म को लेके। अब तो ये भी काफी अच्छा लगता है कि रशिया की औरतें जो है काफी इस्कॉन भक्ति में भी डूब चुकी है। अरे भाई साहब, मैं तो पागल हो रखा हूँ भाई, मैं रशिया के रोड पे, अमेरिका, यूएस, लंदन के रोड पे जो रथ यात्रा दिखती है, भाई रथ यात्रा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। पता है क्या हो रहा है आजकल, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ठीक है, और मुझे क्या दिखता है वहां पर, भाई रशियन लड़की है, यूक्रेनियन लड़की, साड़ी वाड़ी पहन के, मंगलसूत्र पहन के, और वो क्या कहते हैं, टीका चंदन करके, हाँ सब लगा, लोगों के बाली वाली पहन के, काजल लगा, झाल मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ अपने पति के लिए रोटी। मैंने भाई सब ये क्या चल रहा भाई, ठीक है। और तो तरुण भाई रशियन ही ले आओ भाई पुतिन जी थोड़ा करिए यार। ले पुतिन जी। देखिए पुतिन जी आपके साथ मोदी जी खड़े हैं, इसका कुछ तो हमें फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम अभी भी देते रह के 12-15 हज़ार रुपये, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। तो पुतिन जी से बाद में बात करते हैं हम लोग। मोदी जी अभी बाहर गए हुए हैं, मोदी जी आप ही कुछ जुगाड़ करवा दीजिए यार, कैसी बात कर। मेलोनी भाभी कैसी है? मेलोनी भाभी को आजकल जो है इलॉन मस्क के साथ घूम रही है, तो मोदी जी कल पॉप नेशन पे बहुत खतरनाक वीडियो डली थी इंस्टाग्राम पे, जाके चेक जरूर करिएगा। मोदी जी टैंक लेके जा रहे हैं इलॉन मस्क को मारने, क्योंकि मेलोनी जी के साथ टांग भिड़ा हुआ है उनका। तो चलिए, तो ही मजाक वाली बात। ये रशियन वाली से मुझे याद आया कि आजकल पता नहीं इंडिया के अंदर एक बहुत तगड़ा ट्रेंड है, और ये क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। और यूएस के अंदर भी ना इंडिया के खिलाफ ना बहुत रेसिज्म बढ़ रहा है। पहला कारण उसका ये है कि इंडियंस जो हैं वहां पे जॉब खा जा रहे हैं अमेरिकन्स की, खा जा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि वो उनकी लड़कियां भी खा जा रहे हैं, क्योंकि अब आप अगर ट्रेंड देखोगे तो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, इंटररेशियल मैरिजेस बहुत हो रही हैं। बिल्कुल। और उससे बहुत बड़ा एक रोल है जहां पर कि इंडियन मेन और अमेरिकन वुमेन है। तो अब अमेरिकन मेन को डर ये लग रहा है कि भाई हम तो हो जाएंगे रिप्लेस, हाँ गायब, बाय बाय टाटा बाय बाय। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस, पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आती है कि ये रॉ का प्लान है, कि किसी ना किसी का इंडिया में प्लान है, किसी का प्लान तो है कि हमें अमेरिका पे कब्जा करना है, और हम कब्जा करेंगे रिप्रोड्यूस करके, क्योंकि वो तो कर नहीं रहे हैं। इलॉन मस्क डेली चिल्लाता है कि भाई अमेरिका की पॉपुलेशन गिर रही है, हमारे यहाँ बच्चों की जनसंख्या कम हो रही है। वहाँ बच्चे कर कौन रहा है? इंडियंस कर रहे हैं। तो यार फिर भी तरुण भाई रशिया काफी ज्यादा होता है यार। रशिया और यूएस में एक प्रॉब्लम है, दोनों में डिफरेंस पता क्या है? रशिया मतलब कहते हो तो कहते हैं ना, रशियन आ जाती है। रशियन इसलिए वो कहते हैं क्योंकि रशिया सस्ता पड़ जाता है, अमेरिकन पे जाते हैं थोड़ा महंगा पड़ जाता है। पुतिन भाई सुन लेंगे फिर यार, पुतिन मैं तो फ्री में करवा देंगे। पुतिन तो क्या बोलूं, उनको बस इतना बोलना, भाई देखो मैं जेलेंस्की के खिलाफ हूँ, कहेंगे यू आर अगेंस्ट जेलेंस्की, टू ऑफ माइंड। तो पुतिन जी वो हैं, पुतिन जी बहुत अय्याश आदमी रहे हैं, अपनी जिंदगी बहुत ऐश करी है उन्होंने। मैं भी चाहता हूँ कभी बनूं कहीं का डिक्टेटर, तो पुतिन जी जैसा बनूं, बट भारत का तो नहीं बन सकता। कोई आइलैंड वाइलैंड ही पकड़ा देना, वहीं का डिक्टेटर बन जाऊंगा। वहीं का बन जाओगे। हाँ, मेरी लॉयल्टी रहेगी रशिया के साथ, क्लियर कट, ठीक है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो बात अलग है, डोनाल्ड ट्रंप जी आपके साथ रहेंगे, नहीं तो पुतिन जी अपने खास हैं। कमाला हैरिस आगे तो थूक दूंगा मैं अमेरिका पे, सीधी सी बात है भाई, उस औरत को मत बना देना। मेरी एक ही विनती है अमेरिका के लोगों से, अगर चाहते हो कि भारत तुम्हारी रत्ती भर भी इज्जत करे, कमाला हैरिस को वोट मत दे देना। अगर वो औरत वहां की राष्ट्रपति बन गई तो ये समझ लेना 140 करोड़ देशवासी खड़े होकर अमेरिका के बॉर्डर पे मूत के आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो देश बचेगा कि नहीं बचेगा हमें नहीं पता, तो वो देश तो फिर ऐसे ही निपट जाएगा। ये बात बोली जाती है पाकिस्तान के बारे में, बात बोली जाती है कि पाकिस्तान इतना उछलता है कि हम पे बम है, हमें न्यूक्लियर बम है, हम पे ये है वो है, बॉर्डर पर खड़े होकर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने खड़े होकर अगर बॉर्डर पे राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ करके मूत दिया ना, उस देश के अंदर फिर से मोहनजोदाड़ो बन जाएगा, देश बह जाएगा पानी के अंदर, अरेबियन सी में मिलेगा पाकिस्तान पूरा तुम्हें। तो फिर तो उसमें हरियाणा के कुछ एक आध दो छोटे छोटे जो कस्बे हैं, हाँ, जहाँ पर हमारे पहलवान सब है, उनको क्यों करना? अपने पहलवान यार, अपने पहलवान को हम भेजेंगे वहां पर। अच्छा, पहलवान भेजने की बात हो, और वो अगर कर देंगे तो वो हो जाए, कयामत आ जाएगी वहां पे। जिनके शब्दों में बोले तो कयामत और वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। रोटी छाछ खाड़े हैं, हाँ, लेकिन वही हो जाएगा ना, फिर ये क्या करेंगे बट फिर भी अगर पाकिस्तान डुबा भी दोगे ना, तब भी इनके भिखारी बच जाएंगे, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया भेजे जा रहे हैं सारे, आधे तो वहां पड़े हुए हैं बेचारे, वहां भीख मांग रहे हैं।
तो उनको भी वो चलो हमारा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो साफ कर देगा, वो साफ कर देगा। बहुत भरोसा है मुझे सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के ऊपर, वहाँ के एक राजा के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है MBS पे कि वो ज़रूर क्रांति लाएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। और मिडिल ईस्ट पेजर वाला, हाँ अभी उसी पे आ रहे हैं। तो वो तो शांति लाने चाहते हैं, लेकिन उधर एक हमारे भाई देश बैठे हैं इजराइल। मैं बस पहले तो यहाँ पे अगर कोई मोसाद का अगर कोई आदमी इस शो को देख रहा तो मैं एक ही चीज़ तुमसे कहना चाहूँगा, क्या मारते हो भाई तुम। मतलब एक चीज़ सुनी थी म्यूनिक के बाद, तुमने ओलंपिक में घर में घुस घुस के मारा, साला तुमने जेब में बम रखवा दिया। 1 2 3 नहीं, 3000 हिजबुल्लाह के आतंकियों की जेब में बम पहुंचा दिया भाई, बैठे 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 भाई। साला भाई सलूट है भाई मुसाद तुम्हें। यहाँ पर ना एक काम करो, सुनो, मुसाद वालों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसी बात। कह दो भाई। एक ना हमारे बाजू में, दोनों बाजू में एक्चुअली जो है एक प्रॉब्लम इकट्ठा हो रही है। एक इमरान खान और कौन है पाकिस्तान का जो PM बना हुआ है, नवाज शरीफ, नहीं क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी लगा देना को, हमें को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये 3 लोग सुलटा दो भाई इस देश का ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी जब तक मोदी जी और अमित शाह जी हैं, मजाक नहीं कर रहे, ये 3 सुलटा दिए ना, इसका बंटवारा करके हम इसे स्टेट बना लेंगे भाई। 28 के ज़्यादा स्टेट हो जाएंगे भारत में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये जाएगा तो ये इंडिया की पॉपुलेशन भाई देखो 4 में बांट देंगे, सिंध अलग कर देंगे, पंजाब जो खालिस्तानी मांग रहे हैं उनको पंजाब चाहिए, पाकिस्तान वाला पंजाब ले ले, वहाँ रहे आराम से, टेंशन ना ले, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे रह लो भाई, तुम्हारे इतनी चाहिए ना तो पंजाब पूरा इस राज्य ले, हाँ तुम ले लो पूरा का पूरा, ठीक है। बलूचिस्तान को हम नया देश घोषित कर देंगे भाई, ठीक है, वहाँ ऐसे कुछ नहीं उगता, बंजर जमीन है, हम जाएंगे वहाँ पर जो है अपना क्या वो कौन सा फेस्टिवल होता है भाई हमारा US के अंदर जो रेगिस्तान में करवाते हैं नंगे नंगे नाचते हैं सब, क्या नाम है उसका, अरे उसका द बर्निंग मैन जैसा जो है यहाँ पर करवाएंगे अपने बलूचिस्तान के अंदर, हाँ बलूचिस्तान बर्निंग मैन, ठीक है। तो वहाँ पर नाचेंगे हम जाके, वहाँ रेगिस्तानी है, तो इसको काट दो, ठीक है। मुसाद से मेरी विनती है, कभी फ्री टाइम मिल जाए ना तुम्हें शाम को कि भाई आज हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना, गाजा से नहीं लड़ना, मुझे इससे नहीं लड़ना, पाकिस्तान निपटा दो भाई, ये बहुत बड़ी दया हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आधी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो चलो मुसाद से हुई ये बात, कोई मुसाद वैसे तुम हिंदी समझ नहीं पाओगे, ट्रांसलेट कर लेना, AI का जमाना है, तुम तो वैसे ही वो हो, तुम्हारे ट्रांसलेटर होंगे भाई, तुम जेब में डाल के पेजर फोड़ देते हो भाई, तुम हिंदी भाई, हाँ सल्यूट है, तुम हिंदी अगर ट्रांसलेट ना कर पाओ तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैं चौंक गया था, ठीक है। चलिए बांग्लादेश से आते हैं थोड़ा सा हिजबुल्लाह पे, क्योंकि अभी जो है रिपोर्ट से कह रही हैं कि इजराइल बौखला चुका है, इजराइल कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, हमें अमेरिका भरोसा ना है, ट्रंप आ गए तो आ गए, चलो अच्छी बात है। इन केस भी कमाला हैरिस आई तो भाई धरती पे शायद हम बच नहीं पाएंगे, कि वो क्या कोई नहीं बच पाएगा, मैं बोल रहा हूँ कमाला हैरिस आ गए, तुम समझ लो, ये समझो, देखो कमाला हैरिस ना, अब हम कम्युनिस्टों की बात कर रहे थे, कमाला हैरिस हार्ड कोर कम्युनिस्ट है, उसका बाप लेफ्टिस्ट से भी ऊपर एक लेवल होता है कम्युनिस्ट का। लेफ्टिस्ट का ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की साइड पे होते हैं वो, कि भाई सबको आज़ादी दो, यूनियंस बनाओ, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठोक के लेंगे आज़ादी, हाँ ठोक के लेंगे आज़ादी वाले, वो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में होते हैं, वो थोड़े हाई प्रोफाइल। हाँ लेफ्टिस्ट ये नहीं कहता कि मुझे आज़ादी चाहिए, मतलब एक डिक्टेटरशिप, हाँ वो वाली जो कैटेगरी है ना कम्युनिज्म, वो कम्युनिस्ट है, वो कहते हैं कि भाई हम ही राज करेंगे, हम ही नियम कानून बनाएंगे और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये जो आज़ादी वाले हैं ना, ये आज़ादी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको कम्युनिज्म स्थापित करना है, ना कि उनको डेमोक्रेसी में अपने नियम कानून अपने फेवर में करवाने हैं। कमाला हैरिस का बाप हार्डकोर मार्क्सिस्ट था, वही कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्टों की प्रॉब्लम ये है कि इनका होता है कि भाई अपनी जेब भरे, ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कमाला हैरिस का प्रॉब्लम ये है, उसके साथ ये तो है ही कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उसके साथ प्रॉब्लम दूसरी ये भी है कि वो है बेवकूफ़, मंद बुद्धि, पैदल बुद्धि जिसे बोलते हैं, जिसमें 2 कौड़ी की अकल नहीं होती, वो है कमाला हैरिस, ठीक है। तुम ये समझो, तुम ऐसे लगाओ, तुमने दीपक कलाल के हाथ में जो है 5 से 6 हज़ार न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए हैं, दीपक कलाल, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, खुद इमेजिन करो इस चीज को कि तुमने दीपक कलाल के हाथ के अंदर 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए। तुम ऐसे इमेजिन करो, तुमने राखी सावंत के हाथ में 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए हैं। तरुण भाई आप ये दैट इज इक्विवेलेंट टू कमाला हैरिस हैविंग 5000 बॉम्ब। एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, शायद वो
कोई सिटी की मेयर थी। हाँ, एमए कैलिफोर्निया में कहीं भी सिटी के मेयर पता नहीं, हाँ ऐसी कुछ मेयर थी, उसने पूरे सिटी को ही ले डूबा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम धारावी जाओ, ठीक है, मुंबई में धारावी स्लम्स हैं, पूरे कहते हैं एशिया के सबसे बड़ा स्लम्स हैं, जो भी कि अदानी जी ने उठा लिया, उन्होंने कहा कि इसको स्लम से हम लोग पक्के मकानों में तब्दील करेंगे। इंडिया में क्या हो रहा है, अदानी आ रहा है, अदानी कह रहा है कि भाई मैं पूरे के पूरे धारावी को पक्के मकानों में तब्दील करूंगा। लेकिन उसी की जगह एक और देश है अमेरिका, जिसको कहते हैं कि सपनों का देश है, वहां पर कमाला हैरिस जिस जगह पे राज करती थी, आप वहां पर जाके देखोगे ना, वो हॉलीवुड सिटी से आज की डेट में धारावी में तब्दील हो रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, अगर आप लॉस एंजलिस और इन सब, सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं, पेंसिल्वेनिया, कोई बस गूगल भी अगर कर लेना पेंसिल्वेनिया पुअर अमेरिकन, पता क्या दिखेगा, किलोमीटर दर किलोमीटर तक लंबी सड़क पे फुटपाथ की लाइन है और अमेरिकन वहां टेंट में रह रहे हैं। नहीं दिख रहा, मैं चश्मा नहीं पहना मैंने। 5% बैटरी बची कैमरा। तो यार ठीक है, एक सेकंड, मैं कहाँ पे था, क्या बोला था मैंने लास्ट? 1% पे फुटपाथ वाला। हाँ, तो इतना इस लेवल का वहां पर गरीबी आ चुकी है अमेरिका के अंदर, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पे इस तरह के कम्युनिस्ट लोग हैं जो कि पावर में है। ठीक है, तो वो अमेरिका की बात थी। पेजर की बात पे मैं आता हूँ और फिर हमें थोड़ा सा शो भी खत्म भी करना है। तो पेजर के साथ मुझे यही दिखा कि भाई अगर आपको अपने दुश्मन को पेलना है, अगर उसको मारना है, तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है आज की डेट में, क्योंकि इंडिया ने भी ऐसा कुछ किया था कनाडा में। ठीक है, मानते हैं, जो कोई देश एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने कवर्ट ऑपरेशन किया। इजराइल कभी नहीं आके कहेगा कि मैंने जो है मारा था, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि अगर उसने बोल देगा तो फिर इंटरनेशनल स्टेज पे गलत हो गया ना। लेकिन क्या वो सही कर रहा है? हाँ, अगर आप तो तरुण भाई वही हाल हो गई जैसे भारत ने किया था एयर स्ट्राइक, वही वो चीज, नीचे बॉर्डर पर वही चीज खड़े थे, लेकर ऊपर हमने बस जाके मार दिया। और उससे भी ज्यादा बेटर अगर कंपैरिजन करोगे तो आप करोगे जो ये कनाडा के अंदर जो क्या था, हरदीप सिंह, नरजीत सिंह, क्या नाम था, निज्जर की जो हत्या हुई थी वहां पर, ये मैं कोई भी देखेगा कहेगा भैया इंडिया ने करवाया। लेकिन क्या कनाडा प्रूफ कर सकता है? नहीं। क्या हिजबुल्लाह प्रूफ, क्या लेबनान प्रूफ कर सकता है कि पेजर इजराइल ने फाड़े? और क्या करके दिखाए फिर? बस वही चीज है। तो मैं ये देख रहा हूं कि आज की डेट में एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा, उस तरीके का वर्ल्ड वॉर 3 होगा। वर्ल्ड वॉर 3 टेक्नोलॉजिकल, भैया फिर आपको जो है एक पॉटी भी करने जा रहे हो तो स्विच दबाने से आप डरोगे। यही तो बात है। आप ये सोचो कि जो इन्होंने पेजर फोड़े हैं, जो इनकी जेब में पेजर फट गए, इन्होंने पहले फोन को रिप्लेस करने के लिए, मोबाइल फोन्स को रिप्लेस करने के लिए पेजर को लेकर आए हिजबुल्लाह वाले। इजराइल वालों ने नकली कंपनी बना के नकली पेजर के अंदर नकली बम, असली बम लगा के इनको सप्लाई भी करती है। क्या बुद्धि है उन लोगों की, क्या बुद्धि उन लोगों की। और वो मस्त लेके घूम रहे हैं जेब में 6 महीने से, और सारे के सारे एक साथ फटते हैं। ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि भाई देखो तरुण भाई, ये देखिए कि 6 महीने बाद फटे हैं, तो इजराइल भी जो है मतलब इसमें पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो गया, उसने ट्रायल भी कर लिया और गेम भी बजा दिया। और यही सही बात है, नहीं फटते तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, नहीं फट गए तो चलो। लेकिन फटने थे, उनको अटैक, बट वो समय ढूंढ रहे थे कि हम ट्रिगर कब दबाएं, फटे कभी। ये तुमको जब दिखा कि भाई हिजबुल्लाह पावर स्ट्रांग हो रही है, उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। और यही बात है कि ये पूरा का पूरा जो बॉम्ब फोड़ा है ना, पेजर वाला सीन, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना बड़ा देगा इन लोगों को। जो बात कही, अब हिजबुल्लाह का कोई बंदा अगर घर में स्विच भी ऑन करने जाएगा ना, तो उसकी गांड फटेगी कि भाई ये दबा तो रहा हूं, ये फट ना जाए कहीं। ठीक है, वो अगर गाड़ी जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट भी कर रहा होगा, उसकी फटेगी कि भाई मैं अगर इसको चलाऊं तो ऐसा ना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ये फट जाए। ये कितना बड़ा, अब वो डरेंगे। अगर वो अपनी बंदूक भी उठाएंगे ना मारने के, उनको डर लगेगा कि भाई ट्रिगर दबाए तो ऐसा नहीं हाथ फट जाए। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो कि, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है साथ साथ, टेक्नोलॉजिकल के साथ। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर तो है ही, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी, कि आप अपने दुश्मन को दिमाग में डरा दे रहे हो कि भाई तुम्हें कहीं भी आके मार सकता हूं, बच के रहो। ये मोसाद ने किया इस पूरे अटैक के साथ। तो चलिए, समय हो रहा है समाप्त। आज बड़ा अच्छा लगा आप आए। अगली बार एक बार फिर से जब आप आएंगे, बंगाल की नई खबरें लेके जरूर यहाँ पर हमारे साथ आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। अगर जनता से कुछ आप कहना चाहते हैं तो जनता से कुछ बस यही कहना चाहूंगा, पॉप नेशन को लाइक, सब्सक्राइब और बिल्कुल कर दे। सुन लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले।
ताकि हमारे तरुण भाई के सारे नोटिफिकेशन जो भी पहुंचते रहे। डालेंगे वो अपने यूट्यूब चैनल पर वो पहुंचते रहे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को भी और व्यूवर्स को भी थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए कि सब्सक्राइब बटन दबाएं, आके देखते हैं सारे। मैं देखता हूँ साले आते हो, वीडियोस देख रहे हो, रिटर्निंग व्यूवर्स भी दिख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं दबा रहे हो, बहुत मारूंगा पकड़ लिया असलियत में। तो सुन लो, प्यार से, कितने प्यार से बोला है, ठीक है, बिल्कुल मुंह में सौंदेश डाल के प्यार से बोला, सब्सक्राइब दबा देना। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। तरुण भाई आपने सब्सक्राइब की बात की तो मैं कह देता हूँ कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर होगा जो ऑफिशियल होगा तो आप नंबर भी शेयर कर दे। अरे जो जितने शेयर करेगा, जितने ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को, उसके उतनी किलो जो है बंगाल की रसगुल्ला उसको मिलेगी। बस देख लो भाई, अगली बार यहाँ पर ट्रे आएगी, मैं अपने हाथों से भिजवाऊंगा, ठीक है। एक एक घर में अगर जो सब्सक्राइब दबाएगा नाम लिख के भेज देना बस कि कितने सब्सक्राइबर हमने किए। व्हाट्सएप थोड़ा ज्यादा बोल, इंस्टा पे टेक्स्ट कर देना, वहां से भी ले तरुण भाई अपना चैनल का ये बता दे, इंस्टा तो इंस्टा हैंडल हमारा को पता ही है, tarun.mishra.official। तो वहाँ जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगली बारी रसगुल्ला सीधा बंगाल से। रसगुल्ला। और कोई अगर नॉनवेज वाला तो मछली भी ले आएंगे। तो अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खत्म करते हैं आज का शो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सिन्हा जी यहाँ पे आने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले एक नए शो पे नए गेस्ट के साथ। हो सकता है नेक्स्ट हम हमारी पॉप नेशन होम टीम हो, क्योंकि काफी सारे मुद्दे इस समय उठे हुए हैं और वो डिस्कस करने हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली बारी, तब तक अपना खैर मनाइए। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।